हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग पढ़ रहे थे सरफेस केमिस्ट्री के हमने बहुत सारे टर्म्स के बारे में बात की। तो आज भी हम सरफेस केमिस्ट्री की मतलब केमिस्ट्री में हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग सरफेस केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो सरफेस केमिस्ट्री हमारा एब्जॉर्प्शन, सॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन, इस तरीके के बहुत सारे टर्म हमने डिस्कस किए और हम लोग एड्सॉर्प्शन पर फोकस कर रहे थे। एड्सॉर्प्शन पर हमने डिस्कस किया अबाउट टू टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन। ओके, अगेन फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन की जब हम बात कर रहे थे तब हमने कुछ टर्म्स देखे, जैसे कि लास्ट टॉपिक में हम लोग फिजिसॉर्प्शन पर डिटेल में डिस्कशन कर रहे थे। तो फिजिसॉर्प्शन में हमने फ्रेंडलिच आइसोथर्म या फिर फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में डिस्कशन किया। मैंने आपसे कहा था कि फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में हम 3 इक्वेशंस पढ़ते हैं और डिपेंडिंग ऑन कंडीशन अगर प्रेशर चेंज हो जाए तो वो 3 अलग अलग इक्वेशन अप्लीकेबल होती है। वो ग्राफ भी थोड़ा टिपिकल हो जाता है। तो इस इक्वेशन को फ्रेंडलिच को मॉडिफाई करके हमें एक न्यू साइंटिस्ट या दूसरे साइंटिस्ट लैंगमुयर, तो दिस वन इज गिवन न्यू, दूसरा सेकेंड एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। आज भी हम एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में बात करेंगे, बट टुडेज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म इज लैंगमुयर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। Langmuir adsorption isotherm. Langmuir is given because of the name of scientist. Langmuir साइंटिस्ट का नाम है। Adsorption means हम लोग adsorption पढ़ रहे हैं। What is the mean by adsorption? When the concentration of one particle is increased at the surface of another particle, या फिर जब adsorbent के surface पर adsorb हो जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग adsorption कहते हैं। And लास्ट टर्म इज आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट, थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो इन दिस कंडीशन फ्रेंडलिज में भी टेम्परेचर कांस्टेंट था, यहां पर भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, ध्यान में रखना है आप लोग को इस बात को। अगेन अब हम लोग फिर से फिजिसॉर्प्शन की ही बात करें, जो कि रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। एक बार मैं यहाँ पर फिजिसॉर्प्शन की इक्वेशन लिख लेता हूँ, जैसे कि हमने रिप्रेजेंट किया था। डू यू रिमेंबर कैसे मैंने रिप्रेजेंट किया था फिजिसॉर्प्शन को? पहला होता है एड्सॉर्बेट प्लस एड्सॉर्बेंट गिव्स अस, और रिवर्सिबल है तो इस तरीके से एड्सॉर्बेट ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट। तो इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बन गई, दैट इज वैन डर वाल्स फोर्सेस। हमने कहा था दिस फोर्सेस आर द वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नाउ ये जो फॉरवर्ड प्रोसेस है, जब एड्सॉर्बेंट के सरफेस पर चिपक रहा है, मैंने आपको बहुत ही सिंपल एग्जांपल कहा था कि कोई गैस के पार्टिकल जैसे कि वाटर वेपर कोल्ड वाटर बॉटल के ऊपर कैसे स्टिक कर लेती है, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे नॉर्मली ये होता है, दिस वन इज एड्सॉर्बेंट इज गैसेस इन फॉर्म, एड्सॉर्बेंट इज सॉलिड इन फॉर्म, एंड इसी वजह से इस फॉरवर्ड प्रोसेस को हम कहेंगे कंडेंसेशन। ये हम पहले भी देख चुके हैं, जस्ट रिवीजन। और रिवर्स प्रोसेस को हम कहेंगे इवापोरेशन। तो जिसने ये नहीं देखा है वो आप पुराना पार्ट रेफर कर लेंगे। ये पॉइंट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में या उसके पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था, तो आप उस लेक्चर में देख लीजिए। बट ये पॉइंट बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। ये है फिजिसॉर्प्शन, जो कि रिवर्सिबल है। देखिए, फॉरवर्ड प्रोसेस एंड रिवर्स, मतलब ये प्रोसेस रिवर्सिबल है। दैट मीन्स दिस इज अ फिजिसॉर्प्शन, नॉट केमिसॉर्प्शन, क्योंकि केमिसॉर्प्शन रिवर्सिबल नहीं होता है, इरिवर्सिबल होता है। ये हम पहले ही देख चुके हैं। अब हमें पढ़ना है कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्म का मतलब मैंने कहा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, what is the effect of pressure? What is the effect of pressure? यही हुआ हमारा लैंगमुयर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, जो कि हमने फ्रेंडलिज में पढ़ा था। बट फ्रेंडलिज में जब हमने वो पढ़ा था तो हमारे पास एक टर्म आ गया था x/m। डू यू रिमेंबर ये x/m टर्म क्या था? क्या आपको याद है? x मतलब था मास ऑफ एड्सॉर्बेंट,
क्या था, मास ऑफ एड्सॉर्बेट, एंड m था मास ऑफ, क्या था, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेंट। तो ये टोटल हो रहा था द अमाउंट ऑफ मास ऑफ एड्सॉर्बेट या फिर द मास ऑफ एड्सॉर्बेट पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। हमने कहा था मास ऑफ एड्सॉर्बेट पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। डू यू रिमेंबर x बाय m? m की वैल्यू मैंने कहा था नॉर्मली कांस्टेंट रहेगी, x की वैल्यू जैसे जैसे एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा वैसे वैसे, क्योंकि ये एड्सॉर्बेट है, जैसे जैसे एड्सॉर्प्शन होगा एड्सॉर्बेट की वैल्यू बढ़ेगी, मास बढ़ते जाएगा। एग्जांपल, अगर एक कंटेनर है हमारे पास में, यहाँ पर मैं एक सॉलिड सरफेस ले रहा हूँ, ओके, और इसको मैंने पैक कर दिया, लेकिन पैक करने से पहले इस कंटेनर के अंदर मैंने एक दूसरी गैस भी फिल कर दी, तो क्या होगा, ये जो कंटेनर है या सॉरी ये जो बॉक्स सॉलिड हमने एड्सॉर्बेंट लिया है, एड्सॉर्बेंट, इसका मास कांस्टेंट रहेगा जो कि हम लेंगे स्मॉल m। रिमेंबर, ये इसका मास चेंज होगा नहीं होगा, बट ये जो गैस अवेलेबल है ये सरफेस पर पहले गैस नहीं होगी, धीरे धीरे एड्सॉर्प्शन होने की वजह से ये गैस इसके सरफेस पर आएगी। तो ये जो सरफेस पर गैस पार्टिकल आ रहे हैं, दिस इज x एड्सॉर्बेट, सो दैट इज x इज द मास ऑफ गैस पार्टिकल एड्सॉर्ब। समझ में आ रहा है? तो ये जो पार्टिकल्स है जो एड्सॉर्ब हो जाएंगे वही यहाँ पर आ जाएंगे, x पार्टिकल, पूरे के पूरे पार्टिकल्स नहीं आने वाले। तो दिस इज x बाय m। हम ये पहले के टॉपिक में फ्रेंडलीज में भी हमने x बाय m पढ़ा था, बट ये x बाय m मतलब हमारा हुआ रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। देखिए कैसे रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन या फिर अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। x बाय m हमें क्या डिनोट करता है कि जितना ज्यादा x बाय m की वैल्यू होगी, सी हियर मैं वापस इसको लिख रहा हूं कि x बाय m की वैल्यू, अगर x बाय m की वैल्यू बढ़ जाती है इसका ही मतलब एड्सॉर्प्शन बढ़ चुका है। अगर x बाय m की वैल्यू कम हो जाती है इसका मतलब, सी हियर, जब ये पार्टिकल्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, जब ये पार्टिकल्स की वैल्यू बढ़ जाएगी तभी x की वैल्यू बढ़ने वाली है। तो अगर पार्टिकल्स की वैल्यू बढ़ जाती है मतलब एड्सॉर्प्शन क्या हो गया, बढ़ गया। कैसे, गैस के पार्टिकल सरफेस पे आ गए, गैस के पार्टिकल सरफेस पे आ गए मतलब x की वैल्यू बढ़ गई। अगर x की वैल्यू बढ़ जाती है इसका मतलब ही एड्सॉर्प्शन बढ़ जाता है। बट अगर इसका उल्टा हो गया या नहीं, मतलब अगर सरफेस पे पार्टिकल कम है, डिक्रीजिंग, तो एड्सॉर्प्शन क्या हो जाएगा, वो एड्सॉर्प्शन कम हो रहा है, इसका ही मतलब हो रहा है डिसॉर्प्शन। क्लियर है यहाँ तक के पॉइंट? ये पॉइंट बेसिक पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। अब हम आ जाते हैं हमारे लैंगमुइर आइसोथर्म। ये सब x बाय m के टर्म में तो हमें फ्रेडलिश ने बताया था, लेकिन लैंगमुइर ने हमें किस टर्म में बताया? तो लैंगमुइर ने क्या किया, उसने थ्योरी ऑफ गैसेस यूज की, क्योंकि ये जो प्रोसेस है फिजिक्स ऑप्शन, हम मोस्टली गैस और सॉलिड फेज का देख रहे हैं। रिमेंबर, ये लिक्विड और सॉलिड का भी हो सकता है, अदर सब्सटेंस का भी हो सकता है, बट मोस्टली हम लोग गैस एंड सॉलिड फेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग उसने बात की। अब इसमें क्या किया, अब मैं यहाँ पर टर्म्स बता रहा हूँ, टर्म्स आप ध्यान में रखेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे क्योंकि मैं इसके इक्वेशन सॉल्व करूंगा। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ वापस एक कंटेनर, ओके, ये कंटेनर पे मैं ले लेता हूँ एड्सॉर्बेंट। चलो, तो मैंने इस तरीके से ले लिया, एक है एड्सॉर्बेंट, ठीक है, दिस इज एड्सॉर्बेंट, एंड यहां पर मेरे पास गैस के पार्टिकल्स है, दिस इज गैस पार्टिकल्स। सेम वही डायग्राम है, कोई चेंज नहीं है। क्या हो रहा है, ड्यू टू एड्सॉर्प्शन ये पार्टिकल्स इसके सरफेस पे आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे, ओके। तो यहां पर दो चीज मिली, दो सरफेस मिल रहे हैं हमारे पास। एक सरफेस है, एक सरफेस इस टोटल सरफेस, मैं इसको लिखूंगा 80 इज टोटल सरफेस अवेलेबल। मतलब कि ये जो एड्सॉर्बेंट है इसका जो सरफेस है वो टोटल कितना सरफेस है, उसका टोटल सरफेस कितना है, समझ में आ रहा है? व्हाट इज इट्स टोटल सरफेस, ओके। एंड कुछ सरफेस ये गैस के पार्टिकल ने एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ सरफेस गैस के पार्टिकल ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो उसको बोलेंगे हम एरिया कवर्ड, AC, एरिया कवर्ड बाय, किसने कवर कर लिया है इसको, सरफेस को किसने कवर किया है, सरफेस को कवर किया है एड्सॉर्बेट, कवर्ड बाय एड्सॉर्बेट। कुछ समझ में आ रहा है? क्या कहा पहले, जब सॉलिड था सिर्फ सरफेस था तो पूरा सरफेस कितना अवेलेबल, टोटल सरफेस अवेलेबल। फिर क्या होगा,
जितना पार्टिकल एब्जॉर्ब होते जाएंगे एरिया पैक होते जाएगा। जैसे ये सरफेस है, एक आ गया, उसने कवर कर लिया। जस्ट आई विल मेक डायग्राम। ये सरफेस है हमारा, इस पर एक पार्टिकल एब्जॉर्ब हो गया तो ये सरफेस खत्म हो जाएगा। एक और पार्टिकल आ गया तो ये सरफेस पैक होते जा रहा है, एक और पैक हो गया। ऐसे करते करते सारे पार्टिकल सरफेस पूरा ब्लॉक करते जाएंगे। समझ में आ गया? तो AC इज द एरिया कवर्ड बाय एडजॉर्बेट। क्लियर? अब हम आ जाते हैं लैंगमुर के टर्म पर। उसने एक टर्म कहा हमें थीटा। अब आप बोलेंगे सर फिजिक्स में थीटा होता है, मैथ्स में थीटा होता है, बट केमिस्ट्री में भी हम थीटा यूज करते हैं। तो थीटा, दिस थीटा इज एक्चुअली AC बाय AT। AC बाय AT का मतलब एरिया कवर्ड बाय एडजॉर्बेट डिवाइड बाय टोटल सरफेस एरिया। तो इसका मतलब क्या होगा? आप सोच सकते हैं कि एरिया कवर्ड डिवाइड बाय टोटल सरफेस एरिया, तो ये क्या है? टोटल सरफेस एरिया में से फ्रैक्शन है। इट इज द फ्रैक्शन ऑफ एडजॉर्बेट, फ्रैक्शन ऑफ एरिया कवर्ड एरिया। शॉर्ट में मैं इसको फ्रैक्शन ऑफ कवर्ड एरिया बोलूंगा। फ्रैक्शन ऑफ कवर्ड एरिया का मतलब कि जो पूरा सरफेस अवेलेबल था, पूरा सरफेस में से जितना सरफेस पैक हो गया वो फ्रैक्शन हो गया। जैसे मैंने यहाँ पर कहा, सपोज ये 25% है, दिस इज 25%, तो 1/4 एरिया इज कवर्ड। दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल एरिया। टोटल 100 था, 100 में से 25% कवर हो गया, तो 1/4 एरिया इज कवर्ड। क्लियर? तो थीटा मतलब क्या हो गया? फ्रैक्शन ऑफ एरिया कवर्ड। तो जितना एरिया कवर हो गया उतना फ्रैक्शन थीटा बढ़ जाएगा। मतलब जितना एरिया बढ़ते जाएगा थीटा की वैल्यू बढ़ते जाएगी, थीटा की वैल्यू बढ़ते जाएगी, मतलब ही एब्जॉर्प्शन बढ़ते जाएगा। रिमेंबर दैट। क्लियर? बट अगर मैं इसका उल्टा कहूं, अगर मैं कहूं कि यहां पर क्या हो रहा है कि दिस वन, अगर मुझे इट इज, अगर सरफेस की बात करूं, ये तो एरिया फ्रैक्शन कवर्ड हो गया, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ व्हाट इज फ्रैक्शन ऑफ एरिया अनकवर्ड, कि इसमें कितना एरिया बच गया। अगर जैसे इसमें से 25% है, जैसे कि ये 25% है, अब मैं आपको पूछूं कि हाउ मच एरिया इज अनकवर्ड, तो आप बोलेंगे 75%। कैसे निकाला आपने 75%? 100 में से 25 को माइनस कर दिया, 75% बचा हुआ है। 75% इसको हम बोलेंगे अनकवर्ड एरिया या फिर बेयर एरिया। बट अगर 1/4 फ्रैक्शन से निकालना होता, 1/4 से निकालना होता, तो मैं क्या करता? 1 - 1/4 हमारे पास आ जाता 3/4 फ्रैक्शन ऑफ एरिया अनकवर्ड। तो इसके लिए मुझे फ्रैक्शन से जब मैं बात करता हूं तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन 1 होता है, तो 1 से मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पर दूसरा टर्म ले लेता हूँ, सी हियर इट इज अनदर टर्म 1 - थीटा, जो कि हो गया फ्रैक्शन ऑफ अनकवर्ड एरिया, फ्रैक्शन ऑफ अनकवर्ड एरिया, या फिर इसी को हम बेयर एरिया भी कहते हैं। रिमेंबर दैट। अब मैं चल रहा हूं, सी हियर, जो मैंने स्टार्टिंग का पॉइंट बताया, ये बेसिक इक्वेशन था कि एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट पास में आएंगे तो वो एडजॉर्बेंट का वन डर वाल फोर्स से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से चिपक जाएंगे। ये हमारी रिप्रेजेंटेशन है फिजिक्स ऑप्शन की, क्योंकि मैंने इसे रिवर्सिबल बनाया। फॉरवर्ड प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। जैसे नेचर में गैस के पार्टिकल कंडेंस होकर लिक्विड के पार्टिकल बनेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल कहा था कि मैंने अगर कोल्ड वाटर बॉटल रखी है तो एयर के मॉइस्चर वाटर वेपर इस बॉटल के सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, मतलब कंडेंस, गैस से लिक्विड कन्वर्ट होना। दिस इज गैस टू लिक्विड कन्वर्ट होना क्या होता है? कंडेंसेशन, और उल्टा होता है इवापोरेशन। ओके, तो ये बेसिक टर्म हमने देख लिए थे। देन इफेक्ट ऑफ प्रेशर हमें देखना है। इस वजह से मुझे एब्जॉर्प्शन का मतलब तो पता होना चाहिए। तो x/m हमने देखा कि मास ऑफ एब्जॉर्बेट, मास ऑफ एब्जॉर्बेंट, x/m हो गया फ्रैक्शन ऑफ एब्जॉर्ब, मतलब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बोल सकते हो, या फिर इसी को हम अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी बोल सकते हैं। इट इज एक्चुअली अबाउट द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये x/m हमें क्या बताता है? अगर x/m की वैल्यू बढ़ गई तो एब्जॉर्प्शन बढ़ गया, x/m की वैल्यू कम हो गई तो एब्जॉर्प्शन घट गया या फिर कम हो गया। मतलब x/m डिनोट अबाउट एब्जॉर्प्शन। रिमेंबर दिस पॉइंट। अब हम आ जाते हैं लैंगमुयर में। मैंने आपको यहां पर कहा कि एक सॉलिड सरफेस है, बार बार हम वही ले रहे हैं, एंड गैस पार्टिकल है। जब ये पूरा खाली रहेगा तब उसके पास कुछ एरिया है, तो AT इज द टोटल सरफेस एरिया, जितना भी खाली एरिया है। दूसरा AC कितना कवर हो चुका है, AC इज एरिया कवर्ड बाय एडजॉर्बेट। थीटा इज द टर्म, याद रखना है लैंगमुयर आइसोटर्म में हम थीटा टर्म यूज करें, तो थीटा इज AC/AT
AC बाय AT का मतलब हो गया फ्रैक्शन ऑफ एरिया कवर्ड या फिर कवर्ड एरिया। इसको मैं सिंपल तरीके से बताऊं कि अगर हमारे क्लासरूम में 100 बेंचेस है, 100 बेंचेस में से सिर्फ 50 स्टूडेंट आए हैं, 50 स्टूडेंट 50 बेंचेस में बैठ गए, तो फिर कितना कवर हो जाएगा? तो टोटल बेंचेस, अगर मैं यहां पर कहूं तो टोटल बेंचेस इज 100 एंड प्रेजेंट स्टूडेंट इज 50, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? प्रेजेंट बाय 100, 50 बाय 100 दैट इज 1/2, सिर्फ हाफ बेंचेस कवर हुए। तो उसी प्रकार से सेम वे से AC बाय AT मैंने लिया है एंड ये हो गया AC बाय AT मतलब थीटा मतलब फ्रैक्शन ऑफ कवर्ड एरिया। तो ऐसे ही आप जब क्लास में आएंगे इस तरीके से सिस्टमैटिक वे से आपको बैठना है, सिस्टमैटिक वे से पढ़ना है। अभी भी आप अगर लेट कर बैठे हो तो उठ के बैठ जाओ और कॉपी ले लो और पेन ले लो और मोबाइल सही से रख दो और अच्छी तरीके से पढ़ने बैठो, ठीक है? क्योंकि हमें एंट्रेंस क्रैक करनी है बेटा। ओके, तो थीटा हो गया। इसके बाद 1 माइनस थीटा, 1 माइनस थीटा के लिए हम करेंगे, क्यों किया मैंने 1 माइनस थीटा? अब मैं अगर पूछता कि कितना फ्रैक्शन बचा हुआ है, आधा क्लास भर गया, तो मैं करता 1 माइनस 1/2, तो 1 से मुझे माइनस करना पड़ेगा, इसलिए 1 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू इज द फ्रैक्शन अनकवर्ड या फिर फ्रैक्शन ऑफ अनकवर्ड एरिया या फिर बेयर एरिया। क्लियर है यहाँ तक के? कोई डाउट है? ओके, तो ये टर्म्स आप ध्यान में रखेंगे। अब मैं इसको रब कर देता हूं, हमारी इक्वेशंस फॉर्म आ रही है, आपको ध्यान में रखना है। इस साइड को रब कर दो पहले, ये इक्वेशंस ध्यान में रखेंगे ये सभी चीजें। ओके, नाउ अब ये देखिए, अब हमारे पास दो टर्म है, एक है फॉरवर्ड प्रोसेस और एक रिवर्स प्रोसेस। फॉरवर्ड प्रोसेस की बात करते हैं। फॉरवर्ड प्रोसेस क्या है? कंडेंसेशन। आप ध्यान देंगे कि गैस के पार्टिकल में आपने कंडेंसेशन के बारे में पढ़ा है, चेंज इन स्टेट। गैस लिक्विड कब बनता है? जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं। तो जब हम प्रेशर, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, हमने पहले बोला आइसोथर्म है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब प्रेशर बढ़ाएंगे तो कंडेंसेशन बढ़ जाएगा। मींस ये जो हमारा प्रोसेस है, दिस वन, इट डिपेंड ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड, मैं लिख लेता हूं इसको रेट ऑफ फॉरवर्ड, आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। एक तो वो प्रेशर पे डिपेंड करेगा कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा कंडेंसेशन होने वाला है। अगर प्रेशर बढ़ा देंगे तो कंडेंसेशन भी बढ़ जाएगा। बट एक और टर्म है हमारे पास यहाँ पर, थीटा है और 1 माइनस थीटा है। आप सोचो कि थीटा मतलब कि कितना कवर हो चुका है, थीटा मतलब कितना कवर हो चुका है। तो अगर किसी बाहर वाले पर्सन को आपके क्लासरूम में आके बैठना है तो वो क्या देखेगा कि कितने बच्चे बैठे हैं वो देखेगा, या फिर कितने बेंच खाली है वो देखेगा। तो बताओ मुझे कि उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा, कि कितने बेंच खाली है वो इंपॉर्टेंट होगा या कितने बेंच भरे हैं वो इंपॉर्टेंट होगा? तो वेरी गुड, उससे इंपॉर्टेंट रहेगा कि कितने बेंच खाली है। जितने ज्यादा बेंच खाली है उसके लिए अच्छा है, क्यों? क्योंकि उसके स्पेस मिल जाएगी, सामने बैठ सकता है, पीछे बैठ सकता है। वैसे ही जितना एरिया अनकवर्ड है उसके ऊपर डिपेंड करेगा रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस थीटा। क्यों कहा? जितना एरिया खाली है उतना उसके पास चांस है आने के लिए। अगर एरिया पैक हो गया तो उसके पास चांस नहीं रहेगा इस पार्टिकल को यहाँ पर आना है। तो वो देखेगा कितना सरफेस खाली है कि मैं आ सकता हूँ या नहीं आ सकता हूँ। अगर ये पैक हो जाए तो नहीं आएगा, इसलिए फ्रैक्शन ऑफ एरिया अनकवर्ड। जितना ज्यादा एरिया खाली होगा उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन पॉसिबल है। इसका मतलब रेट ऑफ कंडेंसेशन या फिर रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस थीटा। अब आप लोगों को पता है कि कभी भी A प्रोपोर्शनल में, यहाँ पे लिख रहा हूँ A प्रोपोर्शनल टू B एंड A प्रोपोर्शनल टू C, तो A प्रोपोर्शनल टू BC हो जाता है। ये ध्यान में रखेंगे, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो अब ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, या रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस या फिर रेट ऑफ कंडेंसेशन की बात करूं, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P 1 माइनस थीटा। आप सभी को पता है कि अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो तो हमें वहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाकर उसे हटाना पड़ता है। तो इट इज Kp। अब मैं यहाँ पर इसे K1P लिख देता हूँ क्योंकि हमें एक और इक्वेशन बनाना है, K1P 1 माइनस थीटा। तो ये हमारी हो गई फॉरवर्ड डायरेक्शन की इक्वेशन।
समझ में आ गया क्या किया मैंने, इसी बेसिक थीटा और 1 माइनस थीटा को यूज किया और रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन या फिर कंडेंसेशन की बात की। इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी हो गया, आर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस थीटा। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपको ध्यान में रखना है कि पी से क्यू डिपेंडेंट होता है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो प्रेशर बढ़ाने से लिक्विफिकेशन या फिर कंडेंसेशन फास्ट होता है। दूसरा, जितनी ज्यादा जगह होगी उतने ज्यादा पार्टिकल एब्जॉर्ब हो सकते हैं, इसलिए आर एफ इज इक्वल टू K1P 1 माइनस थीटा। ये हो गया फॉरवर्ड के लिए। अब मैं बात करता हूँ रिवर्स के लिए, मतलब यहां पर आ जाएगा रिवर्स डायरेक्शन। तो रिवर्स के लिए क्या होगा बेटा, रिवर्स प्रोसेस इज इवापोरेशन। रिवर्स प्रोसेस इज इवापोरेशन। तो अब हम प्रेशर की बात नहीं करेंगे ज्यादा इस पर, हम लोग यहां पर बात करेंगे रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन। तो मैं इसको अब ध्यान में रखो कि यहां पर देखो जितने पार्टिकल पैक हो जाएंगे, जितने बेंचेस भर जाएंगे उतना चांसेस है कि वो बेंचेस से बच्चे बाहर निकल जाएंगे। वैसे ही यहाँ पर जितने पार्टिकल एब्जॉर्ब हो जाएंगे उतना चांसेस है कि वो डिसॉर्ब होंगे। यू नो द प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रियम, जितने एब्जॉर्ब होंगे उतने बाहर जाने वाले। वैसे ही अगर ये पूरा सरफेस पैक हो गया तो ये सरफेस में से पार्टिकल बाहर निकलने जाएंगे। मतलब जो इवापोरेशन प्रोसेस है या फिर जो डिसॉर्प्शन प्रोसेस है या फिर जो रिवर्स प्रोसेस है वो डिपेंड करता है कि कितना वो पार्टिकल पैक हो चुका है, कितना वो सरफेस कवर हो चुका है। मतलब फ्रैक्शन ऑफ कवर्ड एरिया मींस रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थीटा, या फिर इसी को मैं लिखूंगा रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन इज इक्वल्स टू, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी है उसे मुझे इक्वल एफ करना पड़ेगा विथ कांस्टेंट, इट इज K2 थीटा। दिस वन इज आवर सेकेंड इक्वेशन। मतलब ये हो गई हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन की इक्वेशन, ये हमारी हो गई रिवर्स डायरेक्शन की इक्वेशन। बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है बेटा कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर पे डिपेंड करेगा और अनकवर्ड एरिया पे डिपेंड करेगा, बट रिवर्स डायरेक्शन सिर्फ जितना पैक हो चुका है, जितने पार्टिकल यहाँ पर है वही तो ऊपर उड़ेंगे, जितने पार्टिकल यहाँ सरफेस पे प्रेजेंट होंगे वही इवापोरेट करेंगे। इसलिए इट डिपेंड ऑन द फ्रैक्शन ऑफ एरिया कवर्ड K2 थीटा। अब मैं इस पॉइंट को मिटा देता हूं, शायद आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो आप सिस्टमैटिक वे से इसको लिखते चलिए। ओके, तो मैं इसको ड्रॉप कर दे रहा हूं ताकि हम इसको आगे सॉल्व करें। अब क्वेश्चन आता है कि मेरे पास फॉरवर्ड प्रोसेस है, रिवर्स की रेट है, तो अब इक्विलिब्रियम किसी हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो हमें इक्विलिब्रियम का कैलकुलेशन करना पड़ता है। याद रखिए हम इक्विलिब्रियम पर ही सारे कैलकुलेशन करते हैं। तो हम अब यहाँ पर बात करेंगे इक्विलिब्रियम की। तो इक्विलिब्रियम की जब हम बात करते हैं, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा आप सभी को पता है। एट इक्विलिब्रियम व्हाट इज द थिंग, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स। मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड हमारे पास लिखा हुआ है K1P 1 माइनस थीटा इज इक्वल टू K2 थीटा। बहुत ही सिंपल, ये इक्वल कर दिया मैंने, सिर्फ इक्वल लिखा है, कुछ नया नहीं लिखा है, मेरे हाथ से कुछ आया नहीं है वहां पर। बहुत ही सिंपल है। अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ध्यान से देखेंगे, इक्वेशन आप सॉल्व करते हैं सॉरी, तो इक्वेशन आप जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ये टर्म पहले टर्म से मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये हो जाएगा K1P इंटू 1, मतलब हो जाएगा K1P, बीच में साइन माइनस है, माइनस ये फिर दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई होगा, इट इज K1P थीटा इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर तो K2 थीटा है पहले से, ठीक है, हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, ये माइनस साइन है, यहाँ पर जाकर हो जाएगा बेटा प्लस, क्योंकि LHS से RHS में जा रहा है, तो K1P इज इक्वल टू K2 थीटा प्लस K1P थीटा। समझ में आ गया। अब मैं उस टर्म में से थीटा कॉमन निकाल सकता हूँ, ये हो जाएगा K1P इज इक्वल टू थीटा कॉमन निकाल दिया, ये हो जाएगा K2 प्लस K1P। क्लियर है। इस इक्वेशन को मैं पलटा देता हूँ, मतलब इधर का इधर, इधर का इधर, तो ये हो जाएगा थीटा K2 प्लस K1P इज इक्वल टू K1P। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ पर। अब मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए, क्यों नहीं है बेटा, ये थीटा है, ये टर्म पूरा इधर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ आ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास में हमारा इक्वेशन बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू K1P डिवाइड बाय K2 प्लस K1P। ये हो गया हमारा
थीटा की इक्वेशन, थीटा मतलब फ्रैक्शन ऑफ एरिया कवर्ड, फ्रैक्शन ऑफ एरिया कवर्ड। अब मैंने आपसे कहा था कि जितना ज्यादा एरिया कवर हो गया, देखिए ये जो x है हमारा कंटेनर, ये जो सरफेस है, जितना ज्यादा ये पार्टिकल सरफेस पैक हो जाएगा, जितना ज्यादा सरफेस पैक हो जाएगा उतना ज्यादा x की वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब थीटा बढ़ जाएगा तो x/m की वैल्यू बढ़ जाएगी। मतलब अगर मैं इसको बराबर तरीके से लिखूं तो ये हमारा इक्वेशन तो बन गया, थीटा इज इक्वल्स टू k1p डिवाइड बाय k2 प्लस k1p। क्लियर। अब हम चलते हैं आगे, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर ले बराबर तरीके से, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन आपके नोट्स में नहीं दिया है, एनसीईआरटी में भी नहीं दिया है, आपको ये सिस्टमैटिक वे से लिखेंगे, इसको कंफ्यूजन नहीं करना है कोई भी। नोट्स में डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है बेटा, इसलिए मैं आपको डेरिवेशन दे रहा हूं, तो आप डेरिवेशन बराबर से लिख लो इसको। ओके, तो इसके बाद मैं कह रहा था कि जो हमारा एड्सॉर्प्शन है x/m की वैल्यू है, x/m वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। आप पूछेंगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? अभी मैंने आपसे कहा था कंटेनर है हमारा, सॉलिड का एड्सॉर्बेंट है, इधर गैस के पार्टिकल है। अगर गैस के पार्टिकल का सरफेस बढ़ गया, सरफेस पर एड्सॉर्प्शन बढ़ गया, मतलब थीटा बढ़ गया। व्हाट इज थीटा? फ्रैक्शन ऑफ एरिया कवर्ड। अगर एरिया ज्यादा कवर हो गया तो थीटा की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? थीटा की वैल्यू बढ़ जाएगी, और थीटा की वैल्यू अगर बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली x/m की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू बढ़ चुकी है। समझ में आ गया? इसका मतलब x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। अगर मैं इसको प्रोपोर्शनलिटी करने जाऊं तो ये चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? प्रोपोर्शनलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, x/m इज इक्वल्स टू आ जाएगा k1 हो गया, k2 हो गया। अब एक और कांस्टेंट ले लेते हैं। रिमेंबर दैट जो मैंने k1 k2 k2 लिया है वो कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट। तो हियर अगेन k3 थीटा। ओके, बट मेरे पास थीटा की वैल्यू है, तो मैं थीटा की वैल्यू यहां पर पुट कर दूंगा। क्या हो जाएगा? x/m इज इक्वल्स टू k3 k1p डिवाइड बाय k2 प्लस k1p। समझ में आ रहा है? तो अब क्या आएगा यहाँ पर? ये हो गई हमारी इक्वेशन। इसे मुझे थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, ये बड़ी डेंजर दिख रही है मुझे। हम लोग लैंगमुयर आइसोटोप हम पढ़ क्यों रहे? क्योंकि फ्रेडलिक इक्वेशन में तीन इक्वेशन थी, यहाँ पर एक ही इक्वेशन बनने वाली है बेटा। देखो, तो मैं क्या करता हूँ कि इस इक्वेशन को मैं k2 से डिवाइड कर देता हूँ। x/m इज इक्वल टू k3 k1p डिवाइड बाय k2 होल डिवाइड बाय k2 प्लस k1p डिवाइड बाय k2। देखो ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो यहां पर क्या हो जाएगा? x/m k3 k1 बाय k2 टोटल p, ये पूरा कांस्टेंट टर्म है, डिवाइड बाय k2 बाय k2 आएगा यहां पर। देखो k2 बाय k2 प्लस k1 बाय k2 p दिख रहा है? को आगे सॉल्व करने के लिए मुझे वो मिटाना पड़ेगा, तो ये ध्यान में रखेंगे, इसको नोट करके रखेंगे। इसको मैं मिटा देता हूं। क्या आएगा बेटा यहाँ पर? यहाँ पर क्या आने वाला है? देखो ये इक्वेशन अच्छे से, हमारा फाइनल आंसर आ रहा है x/m इक्वल्स टू k3 k1 बाय k2 p डिवाइड बाय k2 बाय k2 क्या हो जाएगा? 1 प्लस k1 बाय k2 p। अब हम क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट दिख रहा है, जस्ट अ सेकेंड, आज कुछ ज्यादा ही गर्मी है। ओके, तो x/m इज इक्वल्स टू k3 k1 बाय k2 कहां से आया? दिख रहा है, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, यहाँ पर k1 बाय k2 कांस्टेंट है। अब बोलेंगे सर ये 1 कैसे है? अरे भाई 2 बाय 2 1 होता है ना, 5 बाय 5 क्या होता है? 1, 100 बाय 100 1, तो k2 बाय k2 क्या होगा? 1, तो ये 1 हो गया। अब देखो ये कांस्टेंट टर्म है पूरा, ये पूरा कांस्टेंट है, तो हम इनको चेंज कर देते, नया नाम दे देते, इनको सिंपल नाम दे देते, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी x/m इज इक्वल्स टू AP डिवाइड बाय 1 प्लस BP। रिमेंबर दैट दिस इज द इक्वेशन गिवन बाय लैंगमुयर। तो इक्वेशन इसे हम कहते हैं लैंगमुयर इक्वेशन ऑफ फिजिक्स ऑप्शन। दिस इज लैंगमुयर इक्वेशन फॉर physics option at equilibrium. It is at equilibrium.
इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये इक्वेशन इक्विलिब्रियम पर है। अगेन ये जो P की वैल्यू देखो, X की वैल्यू मतलब मास ऑफ एब्जॉर्बेंट एब्जॉर्ब, X मतलब जो एब्जॉर्ब हो चुका है वो, M क्या है मास ऑफ एब्जॉर्बेंट, कि एब्जॉर्बेंट कितना लिया है, A क्या है कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट मतलब गैस के लिए जो कांस्टेंट रहेगा, हर एक गैस के लिए अलग अलग रहेगा, रिमेंबर। P मतलब, अब P का ध्यान में रखना है, फिर से मैं लिख लेता हूं, X मतलब क्या है मास ऑफ एब्जॉर्बेट ऑन द सरफेस, दूसरा M है, M इज मास ऑफ एब्जॉर्बेंट, जो एब्जॉर्बेंट हमने लिया है इनिशियली वही रहेगा। A and P आर द कांस्टेंट फॉर गैस, मतलब हर एक गैस के लिए अलग अलग रहेगा, वो A और B वैल्यू गैस पर डिपेंड करेगी। फाइनली P इज द प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, याद रखना है दिस प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, क्लियर। ये हो गई हमारी लैंगमुयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो यहाँ पर हमारा लैंगमुयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म खत्म होता है, बट अब ये खत्म हुआ है, जहां पर भी अंत होता है वहां से शुरुआत होती है। मैं मानता हूं जहां पर अंत हो वहां से ही शुरुआत, या फिर जहां पर शुरुआत वहीं पर ही अंत। रिमेंबर, तो अब ये अंत नहीं हुआ है, ये एक प्रारंभ है बोल सकते हैं हम इसे। तो ये शुरुआत कैसी है, देखो अब डेंजर चीज चालू होगी, क्योंकि मैंने कहा था जहां भी इक्वेशन आएगी वहां पर ग्राफ आ जाएंगे, और ग्राफ आ जाएंगे तो नीट जेडब्ल्यू के थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि x/m इक्वल्स टू AP 1 - BP है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये फ्रेडलिच आइसोथर्म वाली इक्वेशन की तरह ही है। अगर मेरी इक्वेशन है, इसमें मैं क्या करता हूं, एट लो प्रेशर, सी हियर फ्रेडलिच ने हमें बताया था लो प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर एंड हाई प्रेशर। तो मैं दो कंडीशन लेता हूं एट लो प्रेशर, ठीक है, एट लो प्रेशर। लो प्रेशर का मतलब क्या होगा बेटा, कि प्रेशर की वैल्यू सपोज 0 है, अप्रोक्सीमेटली प्रेशर की वैल्यू 0 है। तो इक्वेशन में मैं पुट करता हूं, क्या हो जाएगा बेटा लो प्रेशर में, 0 तो नहीं हो सकती, 0 लेंगे तो इक्वेशन ही कैंसिल हो जाएगी, बट ठीक है, इट टेंड्स टू 0 नॉट इक्वल टू 0। तो मैथ्स आप जिनको पता है कि लिमिट कैसे अप्लाई की जाती है हियर, तो P डायरेक्टली 0 नहीं होगा, बट हमारी इक्वेशन में जो 1 - BP है, 1 - BP वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगा 1। क्यों, क्योंकि ये बहुत नेग्लिजिबल है, प्रेशर बहुत लो है, तो BP की वैल्यू 1 से बहुत छोटी हो जाएगी और वो हो जाएगा 1। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी x/m इज इक्वल टू AP। देखो यही थी हमारी इक्वेशन सॉरी, यही इक्वेशन हमारी फ्रेडलिच की थी कि एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट लो प्रेशर। लो प्रेशर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पावर 0, P का पावर देखो 1 है यहाँ पर, जब P इज लो टेंड्स टू 0 तब यहाँ पर P का पावर 1 आएगा। इसका अपोजिट कंडीशन था हमारे पास में एट हाई प्रेशर। एट हाई प्रेशर मतलब प्रेशर टेंड्स टू इंफिनिटी। मैथ्स वाले समझ रहे होंगे, लिमिट्स वाले समझ रहे होंगे। अब ध्यान देना, अगर आपको इस स्टेप पे कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे पूछेंगे सर यहाँ पर ऐसा क्यों कर दिया है आपने। बता रहा हूं मैं आपको कि ये जो इक्वेशन है 1 - BP, P की वैल्यू बहुत कम है, अप्रोक्सीमेटली 0, टेंड्स टू 0 मतलब 0 नहीं होता, 0.0001, 0.002 बहुत कम। तो 1 + 0 समथिंग करेंगे तो इसकी वैल्यू तो 0.001 है, तो 1 - 0.001 का कुछ मतलब रहेगा या नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, एंड वो कैंसिल हो जाएगा और वो 1 बन जाएगा। 1 - BP इज अप्रोक्सीमेटली 1, मतलब x/m इज इक्वल टू AP टू द पावर 1। बट हाई प्रेशर की बात करें तो 1 - BP में P इंफिनिटी है, P इंफिनिटी, तो ये पूरा टर्म 1 का कुछ लेना देना ही नहीं आएगा, ये डायरेक्टली हो जाएगा BP। सॉरी माइनस नहीं है, प्लस है, रिमेंबर दिस इज प्लस, गलत हो गया था, यहाँ पर प्लस आएगा 1 + BP, क्योंकि यहाँ पर प्लस था। ओके, सो 1 + BP इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू BP। तो अगर मैं इक्वेशन में पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, x/m इज इक्वल्स टू AP डिवाइड बाय BP, PP कैंसर, दिस इज A/B, मतलब x/m इज कांस्टेंट। यही इक्वेशन हमको फ्रेडलिच ने बताया कि जब लो प्रेशर है तब x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, व्हेन प्रेशर इज वेरी हाई x/m इज कांस्टेंट, मतलब P का पावर 0 हो गया यहाँ पर, तो P का पावर यहाँ पर 1 to 0 जा रहा है, कब, जब प्रेशर 0 to इंफिनिटी जा रहा है।
तो इसके बीच में जो भी कंडीशन है मॉडरेट कंडीशन चलेगी। तो यही इक्वेशन आपको फ्रेडलिच की सारी इक्वेशन फॉलो करती है और सब कुछ फॉलो करवा देती है, इसलिए हम लैंगमर इक्वेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। समझ में आ गया कि x बाय एम इज इक्वल टू AP बाय 1 प्लस BP। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? यहाँ तक के पूरा डिटेल कंप्लीट है। ये हुआ हमारा थ्योरेटिकल पार्ट। जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि हमें ग्राफ के बारे में बात करनी है, अब हम चलते हैं ग्राफ के बारे में। इसको जल्दी से आप नोट कर लेंगे। कोई डाउट होगा, कोई भी पॉइंट पे डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता दो। ओके, तो चलते हैं हम ग्राफ पर। ये इक्वेशन ध्यान में रखिए, इस इक्वेशन के ऊपर ग्राफ है। तो ये पूरा क्लियर हो गया, मैं पूरा मिटा देता हूँ और 2 ग्राफ मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इसके ग्राफ बनते हैं। पहले इक्वेशन ध्यान में रख लो इसका। कोई डाउट होगा तो आप मुझे पूछ लेंगे कमेंट में, डोंट वरी। बस हम इसका ग्राफ देखेंगे और फिर इसको हम इस टॉपिक को लैंगमर आइसोटोम हमारा खत्म हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास 2 ग्राफ इसके बनने वाले हैं। सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। क्या इक्वेशन है? x बाय एम इज इक्वल टू AP डिवाइड बाय 1 प्लस BP। कोई डाउट है यहाँ पर? कोई डाउट है? नहीं। अब इस इक्वेशन को मैं इनवर्स कर देता हूँ। पहला फर्स्ट आई विल टेक इट्स इनवर्स। हो जाएगा 1 बाय x बाय एम इज इक्वल टू, ये उल्टा हो जाएगा 1 प्लस BP बाय AP। ठीक है? नहीं समझ में आया? मैंने इसको इनवर्स कर दिया। इनवर्स मतलब 1 बाय x बाय एम लिया, मतलब एक्चुअल में वो m बाय x होता है, बट मैंने 1 बाय x बाय एम लिखा है क्योंकि हम ग्राफ ऐसा बनाने वाले हैं। तो ये उल्टा हो जाएगा 1 प्लस BP बाय AP। समझ में आया? अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 बाय x बाय एम इज इक्वल टू 1 बाय AP प्लस BP बाय AP। PP कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाय x बाय एम इज इक्वल टू 1 बाय AP प्लस B बाय। ये देखो इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन बन रही है। रिमेंबर मैंने आपको बताया था y इज इक्वल टू mx प्लस c, जहां पर y हो जाएगा दिस 1 बाय x बाय एम, m हो जाएगा 1 बाय a, x हो जाएगा 1 बाय p एंड c हो जाएगा b बाय। इसको मैं अगर प्लॉट करूं तो ग्राफ देखो, y एक्सिस पर क्या आएगा? 1 बाय x बाय एम, x एक्सिस पे आएगा हमारा 1 बाय p, सी हियर 1 बाय p एंड इक्वेशन इज y को से mx प्लस c। कैसे होता है? स्ट्रेट लाइन, बट इंटरसेप्ट इज c। तो इंटरसेप्ट हमारा c है तो ये वैल्यू करेगी b बाय a, और इसका जब अगर हम स्लोप निकालते हैं तो स्लोप इज 1 बाय। क्लियर? बहुत ही सिंपल तरीके से बताया। क्या किया मैंने? इक्वेशन थी x बाय एम इज इक्वल टू AP बाय 1 प्लस BP, उसको इनवर्स कर दिया, 1 बाय x बाय एम ले लिया इज इक्वल टू, हो गया इसका उल्टा इनवर्स 1 प्लस BP बाय AP। अब 1 बाय x बाय एम है, इसको स्प्लिट कर देंगे, 1 बाय AP आ गया, BP बाय AP आ गया, 1 बाय x एम इज इक्वल टू 1 बाय a इंटू 1 बाय p प्लस b बाय a, y इक्वल टू mx प्लस c, ये आ गया y 1 बाय x बाय एम। 1 बाय a कांस्टेंट है इसलिए दिस इज स्लोप m, x की वैल्यू 1 बाय p प्लस b बाय। समझ में आ गया? अब क्या करते हैं, इसके आगे मैं इसको बढ़ा सकता हूं कि मैं इसी इक्वेशन को क्या करता हूं, इसको मैं p से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अगर मैंने इस इक्वेशन को p से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा p बाय x बाय एम इज इक्वल टू p बाय AP प्लस BA बाय BAP, BP बाय A, या फिर इसको BP बाय A लिखूंगा। नहीं समझ में आया? p से इसको मल्टीप्लाई किया p बाय x बाय एम, इसको p से मल्टीप्लाई किया तो p बाय AP, इसको p से मल्टीप्लाई किया BP बाय A। अब समझा? अब देखो वहां पर PP कैंसिल हो जाएगा पहले टर्म का, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? क्या बन जाएगी? नीट JEE p बाय x बाय एम इज इक्वल टू 1 बाय A प्लस b बाय A p। अब ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो मैं इसको पलटा देता हूँ, ये बन जाएगा p बाय x बाय एम इज इक्वल टू b बाय A p प्लस 1 बाय A। ये हमारी हुई दूसरी इक्वेशन एक। ये भी y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में। देखो ये है y, ये है y इक्वल टू mx प्लस c, ये हमारा m हो गया, ये हमारा c हो गया, ये हमारा y। अगर इसको मैं प्लॉट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा y एक्सिस में p बाय x बाय m, x एक्सिस पे p, देखो यहाँ पर 1 बाय p था। रिमेंबर ग्राफ में बहुत कंफ्यूज करते हैं। ये हो जाएगा y को से mx प्लस c, 0 से नहीं स्टार्ट होती, इंटरसेप्ट से स्टार्ट होती है, और इसका इंटरसेप्ट है 1 बाय a, यहाँ पर आ जाएगा 1 बाय a, और स्लोप देखो b बाय a।
रिमेंबर दिस वन, ये ग्राफ आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है। ग्राफ में आपको कंफ्यूजन है तो आप मैथ्स के ग्राफ के लेक्चर देख लो या समझ लो ग्राफ का अपने फ्रेंड से या सर से। ओके, दिस वन इज अबाउट लैंगमुयर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। इसके बाद केमिकल एड्जॉर्प्शन है, बट केमिकल एड्जॉर्प्शन हम आज के लेक्चर में नहीं देखेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अब हम इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। सबसे पहला आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया फिजिक्स ऑप्शन का रिप्रेजेंटेशन, जो हम पहले भी पढ़ चुके थे। रिप्रेजेंटेशन के बाद हमने समझा x/m का मतलब क्या होता है, कैसे वो एड्जॉर्प्शन बढ़ाता है। एड्जॉर्प्शन बढ़ गया तो x की वैल्यू बढ़ गई, मतलब x/m की वैल्यू बढ़ गई या कम हो गई। उसके बाद हमने बात की थीटा की। थीटा इज द फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर्ड, 1 माइनस थीटा मतलब फ्रैक्शन ऑफ अनकवर्ड एरिया या फिर बेयर एरिया। फिर हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन लिखा, रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन लिखा, उन दोनों को इक्वेट किया और फाइनली हमारी लैंगमुयर आइसोथर्म की इक्वेशन x/m इज इक्वल्स टू AP/1 + BP दिखा। ये डेरिवेशन आपके नोट्स में नहीं है, इसलिए आप सीरियसली इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन करेंगे और समझेंगे। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ लेंगे। और इसी इक्वेशन के मैंने दो अलग अलग इक्वेशन बनाई, y = mx + c फॉर्म में हमारे पास दो ग्राफ आ गए। तो अगर इसमें से कहीं पर भी आपको डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, तो फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा है केमिकल एड्जॉर्प्शन। वो देखने के लिए क्या करेंगे, आप वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देंगे और कहेंगे कि अभिषेक सर का वीडियो देखकर बताओ कि कैसा लगा। कमेंट में मुझे बताओ कि कैसा लग गया है। ओके, एंड जल्दी से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।